आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें हम बात करेंगे 2024 का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा कि आप कम समय में एक अच्छा रैंक आप हासिल कर सकें और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को आप क्रैक कर सकें। दोस्तों, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम के बाद 2023 यूपी प्रीलिम्स के बाद अब यूपीएससी प्रीलिम्स आसान नहीं रहा। अब उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अब 2023 प्रीलिम्स के बाद अब तो ये खास तौर पर हो चुका है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ आपको मेंस की तैयारी और ऑप्शनल की तैयारी बेहद ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मेंस की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अब सब कुछ ट्रेंड बदल चुका है। अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है और उसके साथ साथ हार्ड वर्क। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका 1 जुलाई 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक का ये प्लान है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 20 मई 2024 यहाँ पर क्यों लिखा। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 26 मई 2024 को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है। इसके 5 जो दिन है ना, 20 मई से लेकर और 25 मई तक, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कहीं अपने एग्ज़ाम सेंटर से दूर होते हैं उनको 1 या 2 दिन पहले एग्ज़ाम के सेंटर के पास जाना होता है। बहुत से बच्चे रूम लेते हैं तो 1-2 दिन वो उस सेंटर के आसपास रुकते हैं, वो थक जाते हैं। तो मान के चलिए आपका 1-2 दिन, थोड़ा सा 3 दिन इधर उधर वेस्ट भी जाता है। तो मैंने ओवरऑल 20 मई तक ये पूरा प्लान लिया। अगर 1 जुलाई 2023 से और 20 मई 2024 तक का टाइम को जोड़ा जाए, अगर डेज को जोड़ा जाए, अगर समय को जोड़ा जाए, तो टोटल आपके 325 दिन आते हैं। तो दोस्तों, इस 325 दिन को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और ऑप्शनल की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो 2024 का एग्ज़ाम देना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई से लेकर अगस्त तक। ठीक है, इसमें 60 डेज का ये टाइम टेबल है कि आपको 1 जुलाई से लेकर और अगस्त तक क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GS2 के बारे में। सबसे पहले आपको शुरू करना है GS2। अब आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने GS2 का यहाँ पे नाम क्यों लिया। मैं GS1 या GS3 या फिर GS4 का भी नाम ले सकता हूँ। दोस्तों, GS2 का नाम लेने के पीछे कारण है, क्योंकि GS2 में जो है, आप GS2 जो पेपर है उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। GS2 मेरा मतलब हुआ इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, GS2 का जो मतलब पेपर है उसमें मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, और थोड़ा बहुत सोसाइटी और सोशल के क्वेश्चन आते हैं 1-2, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका GS2 का जो पेपर है इसमें थोड़ा कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट है। और उसके साथ ही साथ GS2 मतलब इंडियन पॉलिटी से आपका प्रीलिम्स में 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और GS2 एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उसको काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए कि सबसे पहले मंथ में आपका कोई अच्छा सब्जेक्ट जो आपको मन लगता है जिस सब्जेक्ट में, अगर वो आपका सब्जेक्ट सही तरीके से अगर आपका तैयार हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने सोचकर यहाँ पर GS2 जुलाई से अगस्त के बीच में GS2 का पहला मैंने पेपर रखा। अब आप सोच रहे हो कि GS2 का पेपर आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ करना है, ये मैं इसका एक बढ़िया तरीके से एक डिटेल वीडियो आप सभी के सामने लाऊंगा। लेकिन फिलहाल आइए इसमें हम जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि GS2 का जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और तैयार करना। और एक नोट्स जो भी आपको उस GS2 का नोट्स बनाना है वो आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ GS2 के लिए आपको क्या करना है ये भी ध्यान रखिए, आपको प्रीवियस ईयर मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और प्रीलिम्स GS2 से रिलेटेड मतलब इंडियन पॉलिटी के जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं उसको, साथ ही साथ GS2 का जो भी मेंस का पेपर है उस चीज़ को आपको सही तरीके से सॉल्व करना है।
आपको पहले GS2 का अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस मेंस और साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करना है, देखना है कि पेपर कैसे आते हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ना उसको आपको नोट करना है किसी भी कॉपी में, किसी भी डायरी में, क्योंकि वो वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उस वर्ड का जो मीनिंग होता है ना आपको उस डायरी में एक बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे अच्छे तरीके से लिखना है उस वर्ड को। और साथ ही साथ देखो, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि शायद ही कोई यूट्यूब पे कोई बताया होगा। अब आपको क्या करना है कि पीजी और ग्रेजुएशन का पेपर, जैसे पीजी मान लीजिए इंडियन पॉलिटी है, पीजी मतलब हुआ एमए का, अगर कोई एमए का आपको पेपर लेना है और उसको सॉल्व करना है किसी एक अच्छे यूनिवर्सिटी का, इससे क्या होता है ना, जब भी आप एमए का पेपर सॉल्व करेंगे या फिर ग्रेजुएशन का पेपर आप जब सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं GS2 का आंसर राइटिंग आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, कभी भी किसी किसी टीचर ने ये नहीं बताया होगा आपको कि आपको पीजी का पेपर सॉल्व करना है। मैं आपसे यहाँ पर जरूर बोल रहा हूँ कि आप पीजी का पेपर जरूर सॉल्व करें। पीजी मतलब हुआ एमए का, जिस पेपर में एमए पॉलिटिकल साइंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप अगर एमए पॉलिटिकल साइंस के कुछ पेपर होते हैं जहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पेपर को आप जरूर सॉल्व करिए। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में या फिर आपको नोट्स बनाते वक्त जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको आप अपने डायरी में नोट करिए और उसके सामने उसका एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक से बढ़िया तरीके से आप लिख लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आंसर राइटिंग जब भी आप करेंगे उसमें फ़ायदा होगा और आपका एसए में भी फ़ायदा होगा। मान लीजिए GS2 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एकदम नहीं आता है, लेकिन उस क्वेश्चन में आपने उस वर्ड को देखा जो जिस वर्ड के बारे में आपने अपने डायरी में सही तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि कम से कम आप उस वर्ड से जोड़कर आप ठीक ठाक आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। आपको ठीक ठाक नंबर 5 से 6 नंबर मिलने के चांसेस मिल जाएंगे, कम से कम कुछ तो नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। इसमें बाद में हम लोग करेंगे कि ऑप्शनल को आपको 25% एकदम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल को 25% कंप्लीट कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शनल में जो दो पेपर आता है उसमें से आपको 25% कंप्लीट कर लेना है। अब आइए बात करते हैं कि ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सही तरीके से सॉल्व कर लेना है और उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे बार बार पूछा गया है उन सब चीज़ों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। और फिर मैं आपको यहाँ पर एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या फिर हिस्ट्री या फिर आपका ज्योग्राफी, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन मान लीजिए आपका है, तो क्या होगा कि आपको पीजी और ग्रेजुएशन के पेपर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि उससे ही मिलता जुलता पेपर कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल में रहता है। तो इसलिए अगर आप पीजी का पेपर अगर आप देखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के कई सारे वैरायटी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी टीचर ने किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी ने ये बात नहीं बताया कि आपको पीजी और ग्रेजुएशन का पेपर सॉल्व करना है। ये मैं बहुत बड़ी बात आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसए का। आपको कम से कम 3 साल पुराने और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना है, उसमें सही वर्ड को देखना है और ये देखना है कि पेपर मतलब ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको उस चीज़ को देखना है और आपको ये समझना है कि ऐसे क्या पूछना चाहता है, ठीक है। आप उस चीज़ को देखिए, आप सर्च करिए कि ये पूछना क्या चाहता है और आप ये कोशिश करिए कि 2 महीने के अंदर आप कम से कम 15 द हिंदू न्यूज़पेपर का 15 कम से कम एडिटोरियल जो है, कम से कम आप इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो कि काफ़ी अच्छे किसी भी क्लाइमेट पर या फिर एआई पर, जो भी एक सही आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्योंकि 2 महीने में कम से कम 15 आर्टिकल मतलब 15 एडिटोरियल ऐसे हैं जो ध्यान देना है कि ये ऐसे में पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आपको छाट के रखना है। और फिर भी मैं आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड का ही गेम होता है। अगर आपने किसी भी इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट वर्ड को आपने अगर समझ लिया तो उससे रिलेटेड आप एक अच्छा खासा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर है करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर। आप जिस भी कोचिंग का आप मैगजीन, आप एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि उस मंथली मैगजीन में आपको क्या करना है कि उस मंथली मैगजीन जो है आपको लेट नहीं करना है कि मैं आने वाले वक्त में जब एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स तब मैं उसको सॉल्व करूंगा या फिर उसको मैं पढ़ूंगा, याद करूंगा, नोट्स बनाऊंगा। ऐसा एकदम नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम के समय जब आप 12-15 महीनों का जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके पास काफ़ी वक्त भी लगता है और उसमें वक्त होता नहीं है, जिसके कारण आपका ना रिवीजन सही से हो पाता है ना फिर आपका करंट अफेयर। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी किसी मंथ का करंट अफेयर आए उसी मंथ में आप कोशिश करिए कि उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें।
उसके साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर, ये तो इंपॉर्टेंट हो सके तो आप कोई और न्यूज़पेपर जो जैसे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह हुआ उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और पांचवा हुआ वीडियोस। अब वीडियोस को आपको कब ध्यान देना, देखिए जब भी आपके पास फ्री टाइम, और फ्री टाइम मतलब ये हुआ जब कहीं पर आप ऐसे ही खाली टाइम बैठे हो, आपको पढ़ने का मन ना करे, उस दौरान आपको क्या करना है कि स्टडी आईक्यू जो यूट्यूब चैनल है, वर्ल्ड अफेयर्स या फिर जो अदर इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, या फिर जो आपको लगे कि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड का वीडियो है, तो ऐसे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जरूर उस यूट्यूब चैनल से आप वीडियोस देखिए। इससे क्या होगा कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अब आइए बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। अब इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और ठीक है, इसमें हम बात करेंगे GS1 के बारे में। इसमें GS1 में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, आपको पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बना लेने हैं, उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस मेन और प्रीलिम्स का सारे मतलब GS1 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है मेंस का, और इसके साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ पीजी और ग्रेजुएशन का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि GS1 में आपका सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड पेपर होता है। तो ये अगर आप पीजी से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा मेंस के लिए। अब मैं फिर बात करूंगा वही पॉइंट नंबर 2, इसमें बात किया जा रहा है ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल में क्या करना है, आपको 25% आपको ऑप्शनल फिर से तैयार करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर मैं वही बात करूंगा पीजी और ग्रेजुएशन का पेपर आपको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ नंबर 3 पॉइंट बात करूंगा, जो आपने जुलाई से अगस्त तक अच्छे तरीके से पढ़ा था, जो नोट्स आपके पास हो चुका है, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसका रोज़ रिवीजन या फिर जैसा भी आप टाइम बना पाए कि रोज़ या फिर 1 वीक में जैसा भी आपको एक सुटेबल टाइम लगे उस तरीके से आपको रिवीजन करना है तो करना है। और चौथा पॉइंट में फिर वही बात करूंगा करंट अफेयर और द हिंदू न्यूज़पेपर पे ध्यान देना है। और पांचवा फिर से वही एस्से, वो भी 3 साल का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 3 से 4 साल का आपको ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान देना है। सेम चीज़ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसको आपको लिखना है अपनी डायरी में, कम से कम ये मान चलिए 2 महीने में कम से कम आपको 20 25 30 वर्ड कम से कम इंपॉर्टेंट वर्ड को लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन कम से कम अच्छे तरीके से आप लिखिए, समझिए। और साथ ही साथ आपको सेल्फ थिंकिंग करनी है, जैसे कोई भी जो वर्ड है, जो भी न्यूज़ चले, उससे रिलेटेड आपको सोचना है कि इससे रिलेटेड कैसा ऐसे आ सकता है, उसके बारे में लिखने की कोशिश करिए। और पांचवा में फिर से बात करूंगा वही कि वीडियोज़ के लिए जब खाली समय मिले आपको स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड अफेयर या फिर जो भी अदर इंपॉर्टेंट चैनल हो उसको आपको ध्यान देना है। अब आइए एक मिनट, अब बात करेंगे हम नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। अब आ गया आपका नवंबर से दिसंबर में आपको क्या क्या करना है, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है GS3 में। GS3 में फिर से वही करना है आपको, प्रीवियस मेंस पेपर और प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, साथ ही साथ वीडियोस पे। मैंने इसके सामने लिखा है इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे क्यों लिखा। इंपॉर्टेंट सेक्टर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि GS3 ऐसा पेपर है कि अगर आपने इसको सही तरीके से आपने तैयार कर लिया तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि GS3 में आपका इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक के पेपर होते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साइंस टेक का कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे नहीं, माफ़ करिए, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस टेक्स का मान चलिए 10 से 15, तो ऑन एवरेज 12 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं अगर पूछा जाता है साइंस टेक से, और 18 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, तो आपका 30 क्वेश्चन वैसे हो गया, और 15 क्वेश्चन मिनिमम रहता है इकोनॉमिक्स, तो 45 क्वेश्चन। मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 में से 45 क्वेश्चन आपका GS3 से ही आता है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि GS3 का जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करें तो उस पर ज़्यादा जोर डालें, इसलिए क्योंकि ये GS3 का आप प्रिपरेशन मेन्स के लिए तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके सामने इंपॉर्टेंट सेक्टर लिखा है। अब फिर से वही बात है, ऑप्शनल के लिए आपको 25% तैयार करना है, उसके साथ ही सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है। तीसरा, रिवीजन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसका धीरे धीरे रिवीजन करते जाना है। चौथा है ऐसे 3 से 4 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, उसको सही तरीके से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखना है और समझना है। और पॉइंट नंबर 5 आपको क्या करना है, करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़ पेपर पर ध्यान देना है। और छठा पॉइंट सेम चीज़, आपको वीडियोज़ देखने हैं जब भी आपको समय मिले, खाली समय। अब आइए बात करते हैं, अब आपका नया साल आ चुका है, एक मिनट। अब आपका नया साल आ चुका है, जनवरी 2024 से लेके फेब तक। इसमें आपको लगभग 60 दिन इसमें भी है, क्योंकि जनवरी में मिलेंगे आपको 31 डेज, इसमें मिलेंगे 29 डेज, तो दोनों मिला के 60 हो गए। आपको इसमें ध्यान देना है GS4। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने GS4 क्यों लास्ट में दिया। GS4 मैंने इसलिए लास्ट में दिया क्योंकि GS4 एक ऐसा सब्जेक्ट कि उसको पढ़ने के लिए बहुत ही कंसंट्रेट की जरूरत होती है। अगर मैं GS4 पहले लिख देता तो बहुत सारे बच्चे पहले ही पेपर से हार मान लेते, क्योंकि GS4 इतना आसान नहीं है।
GS4 में क्या करना है आपको, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं जो जितना भी आप नोट्स बना पाएँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर और UPPCS में जो GS4 के जो पेपर पहले होते थे उस पेपर को भी आपको सॉल्व करना है, और अदर रिसोर्सेज जो आपको सही लगे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड GS4 GS1 GS2 GS3 जो भी इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल में एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें तो भी एकदम एक्सप्लेन करके मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। पॉइंट नंबर 2 पे ऑप्शनल आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है, ये नहीं करना अब जो बाकी, क्योंकि 75% आपका पहले से कंप्लीट हो गया था, अब आपको जो भी है अब आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, एकदम 100%। उसके बाद क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है आपको, करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है। और पांचवा पॉइंट आपका है एसए, जो कि सेम प्रोसेस जो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स 3-4 साल के पेपर। और सेम प्रोसेस पॉइंट नंबर 6 में वीडियोस, खाली समय सिर्फ वीडियोस जब भी देखें, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं या लेटे हैं, मन नहीं कर रहा है आपका, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो उस वक्त आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस वक्त आप खाली वीडियोस, सिर्फ ओनली वीडियोस देखिए। अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर, इस पर बात करेंगे मार्च में क्या करना है आपको। अब आइए मार्च, अब ये जो महीना है ना दोस्त, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ये वाला जो मंथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मार्च में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अगर उससे मार्च से पहले अगर आपके पास टेस्ट सीरीज आ चुका है एज अ हार्ड कॉपी, या फिर जैसे भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले आप धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। लेकिन मार्च से आपको एकदम टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। मार्च महीने में, मार्च मंथ में आपको टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर मान लीजिए किसी मंथ में छूट गया हो तो उस पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ रिवीजन पे और ज़्यादा फोर्स देना है, रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा वक्त आपको बढ़ाना है। साथ ही साथ प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। अब आपको प्रीलिम्स के बारे में कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है कि अब मैंने मेंस ऑप्शनल तो ठीक ठाक मेरा तैयार हो चुका है, नोट्स बन चुका है, अब प्रीलिम्स आ रहा है कहीं ना कहीं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना माइंड सेट उसी तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अब आपको प्रीलिम्स पे 55-60% ध्यान देना जरूरी है। और साथ ही साथ नोट्स जो भी बना चुके हैं ठीक है, अगर नहीं भी बने तो थोड़े बहुत मिसमैच हो गए हों, तो इस मार्च महीने में आप अपना नोट्स बना के एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत छूट चुका है, गलती हो चुकी है, इस मार्च महीना ये आपके लिए वही है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो भी है, इस महीने में आप आके अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं अप्रैल टू 20 मई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिवीजन भाई ध्यान देना, क्योंकि आपका नोट्स मार्च तक ऑलरेडी बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, और इसमें कोई भी नया कंटेंट नहीं जोड़ना। हाँ, थोड़ा बहुत अगर जैसे आपको लगे कि कुछ चीज़ें छूट गई हो तो थोड़ा बहुत आप अपने उस टाइम में ऐड कर सकते हैं, बहुत बल्कि कंटेंट को नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा बहुत ऐड करना है। और अप्रैल से आपको सीसेट पे एक अच्छे तरीके से टाइम देना है। मान के चलिए कि आपके पूरे टाइम में 35 से 40% का वक्त, कम से कम दिन में 4 घंटे कम से कम आपको सीसेट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो, मेंस ऑप्शन बहुत अच्छे से तैयार हो, लेकिन अगर सीसेट ना क्लियर हो पाए तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रैल से आपको सीसेट पे एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, एकदम मतलब आपको जुट जाना है। 40% मतलब 4 घंटे तो देने ही देने हैं, 4-5 घंटे एकदम बढ़िया। उससे पहले अगर आप अप्रैल मार्च से पहले थोड़ा बहुत अगर आप सीसेट पढ़ते हैं, थोड़ा आधा 1 घंटा, तो वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अप्रैल से आपको जुड़ जाना है। और पॉइंट नंबर 3 पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फुल टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, ठीक है। अप्रैल से आपको फुल टेस्ट सीरीज एकदम ध्यान देना है, और हर क्वेश्चन को आपको सही तरीके से पढ़ना है। सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करना है कि मेरा 200 में से 90 नंबर 100 नंबर आ गया, बस छोड़ो हटाओ। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कि मैं नहीं जानता हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आपको मेक शॉर्ट नोट। अब देखिए क्या करना है आपको, इसी अप्रैल महीने में, अप्रैल से मई के महीने में क्या करना है आपको, एक शॉर्ट नोट बनाना है। जो पहले बन चुका है उससे भी शॉर्ट, मतलब ये हुआ कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट का काम क्या है। तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। और 5 पॉइंट है मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अब मेजर सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, अब आपको तो ऑप्शनल पे और GS4 पे तो इसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि GS4 ऑप्शनल आता नहीं है UPSC प्रीलिम्स में, तो उस समय मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना UPSC प्रीलिम्स ही क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के बाद ही आप ऑप्शनल और मेंस का पेपर दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि इकोनॉमिक्स, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, जिसमें दोनों तीनों सेक्टर मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इन सब में मिला के मतलब जो 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, सोसाइटी नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, साइंस, टेक और पॉलिटी। अब इससे 15 क्वेश्चन आता है, इससे मान के चलिए 18 क्वेश्चन आता है,
ज्योग्राफी से 12 से तो ऊपर आता ही, मान लीजिए 12 ही आता है, साइंस टेक से 12 आता है, पॉलिटी से 15 आता है। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके मेजर, ठीक है। अब देख लीजिए कितना नंबर का हुआ, 15 ये, और 15 18 कितना हो गया, 33, 33, और 10 इधर, 43 टू 45, 55, 57, 67 और 72, लगभग 72 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस 5 सब्जेक्ट से हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर इन 5 सब्जेक्ट पे आपको एकदम ध्यान देना है, मतलब एकदम कह सकते हैं कि 80% इस पे ध्यान देना है। बाकी अगर जैसे कि हिस्ट्री में आपको ध्यान देना है ज़्यादातर, मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब आप सोच रहे हैं कि मॉडर्न इस बार 2023 में सबसे ज़्यादा एंसेंट आया है। अब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप जितना भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, कहीं ना कहीं एक भूलने का चांस हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा होता है कि आप अगर उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छे तरीके से याद होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ ले रहे हैं याद तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है, मान लीजिए टाइम के चलते आपको थोड़ा लैक हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल 80 क्वेश्चन मान लीजिए इन 5 मेजर सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था। अब आइए मैं आपको ये समझाऊंगा कि शॉर्ट नोट जो मैंने कहा था बनाने के लिए, इसका यूज़ कहाँ है। अब यहाँ आइए, आप यहाँ पे बात किया जा रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे बात किया जा रहा है 1 मई से लेकर 20 मई तक। मैं वहाँ पर अप्रैल और मई की बात कर रहा था ना, उसमें क्या करना था। पिछले वीडियो मैंने बात किया था अप्रैल से मई के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि 1 मई से लेकर 20 मई तक क्या करना है, क्योंकि अब यही टाइम आ चुका है एग्जाम का। इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन। जो आपने अप्रैल महीने में जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया था ना, जिसके पीछे वाले जो वीडियो, मतलब इसके पीछे वाले स्लाइड में जो मैंने बात किया था ना एक शॉर्ट नोट बनाने का, उसका यूज़ यहाँ पे होगा। उस शॉर्ट नोट को आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। मतलब कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर कहीं दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स को 1-2 पेज ऐसे कर लीजिए कि 1-2 पेज अपने पास रखिए, बाकी रूम पे 1-2 पेज ऐसे देखा करिए, चाय पीते रहिए। वो करना है आपको। और सीसेट पे भाई अच्छे तरीके से, आप सीसेट कहीं ना कहीं आपका 1 महीने में अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तब भी सीसेट पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना, सीसेट को छोड़ना नहीं है। और थर्ड है रिवीजन। शॉर्ट नोट के साथ जो आपका पहले का नोट्स था उसको भी रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स में इसलिए कह रहा था कि शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप भूल जाते हैं अक्सर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें आप उस शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ डालना होता है आपको, नो अदर। और इस 20 दिनों में कोई दूसरा कंटेंट नहीं पढ़ना है, चाहे आपका कोई तैयार हो या ना हो। लेकिन इस 20 दिनों में आपको कोई नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ इस 20 दिनों में आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, सीसेट पे ध्यान देना है, रिवीजन करना है, और नो अदर कंटेंट। सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। 1 से 20 मई तक सिर्फ रिवीजन करना, नो अदर कंटेंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका, मैं आपका दावे के साथ ये कहता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जितने भी पेपर मैंने बात किया, जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बात किया है, एक मिनट फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि पीजी और ग्रेजुएशन का पेपर, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तक किसी टीचर ने नहीं बताया, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि पीजी का अगर पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, अब यूपीएससी का ट्रेंड काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अब यूपीएससी अब वो नहीं रहा जो 2-4 साल 5 साल पहले हुआ करता था। अब आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक डीप नॉलेज, एक कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसको एक डीपली नॉलेज पढ़ें। अगर आप एक टॉपिक पढ़ पाते हैं तो एक ही पढ़िए, लेकिन एकदम डीपली पढ़िए। क्योंकि अब आप सभी ने 2023 का पेपर देखा होगा कि किस तरीके से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड सारा कुछ चेंज कर दिया। तो दोस्तों, यह था एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मिलते हैं आपसे किसी एक अगले वीडियो में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी एस्पिरेंट 2024 के लिए। जय हिंद, जय भारत।